हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एचएलई ग्लास कोट लिमिटेड के बारे में। सारा चीज़ इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, क्योंकि देखा जाए ओवरऑल तो लगातार कंटिन्यू गिरता वही आ रहा है ये स्टॉक्स। जिसने इसमें पोजीशन बना के रखा होगा उसमें अच्छा खासा लॉस होता हुआ दिख रहा होगा। पिछले 2 सालों से हम लोग बात करें रिटर्न की तो देखिएगा -43% का नेगेटिव रिटर्न है। एक साल से कंपेयर कर ले तो -26% का। अगर हम लोग लेटेस्ट कंपेयर करें तो पिछले 3 महीने से तो ऑलमोस्ट 20% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 1 महीने से हम लोग बात करें तो -4% का नेगेटिव रिटर्न है। अब पिछले हम लोग 1 वीक से बात करें तो यहाँ पर -3.47% का नेगेटिव रिटर्न है। तो लगातार इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो आज के दिन हम लोग बात करें तो यहाँ पर 1.93% की आज तेजी थोड़ी देखने को मिली है। और हम लोग सारी चीज़ें चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि आज के दिन तेजी आपको देखने को मिली तो आपको इसके ऊपर कूद जाना, आपको बाय कर लेना। ऐसी गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपको लेवल को समझने की कोशिश करना, उसके बाद ही इसको ऊपर डिसीजन लेना है। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसमें ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं इन्वेस्टर्स। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें वैल्यूएशन की तो वैल्यूएशन इसकी हाई नजर आता हुआ दिख रहा है अकॉर्डिंग टू टिकट। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, टिकट टेप के हिसाब से जब एंट्री पॉइंट गुड रहती है तब एक अच्छा माना जाता है कि हाँ एंट्री एक लेवल के पास है हमारे। बट एवरेज रहता है तो ऐसी कंडीशन में आपको सिंपली थोड़ा सा अवॉइड करके चलना चाहिए। यहाँ पर हम लोग बात करें तो स्टॉक जो है ओवर प्राइस जोन में है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें रेड फ्लैग्स की, जो अच्छी बात है इसके लिए किसी भी तरह का रेड फ्लैग्स सेगमेंट में ये नहीं है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, देखिए किसी भी एनालिस्ट ने इसे अभी तक कवर नहीं किया, यानी किसी ने भी ना बाय की रिकमेंडेशन दी है ना सेल की रिकमेंडेशन दी है। अगर हम लोग इसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो पिछले साल से अगर कंपेयर करें इस साल में तो देखिएगा लगातार यहाँ पर डिक्रीज होती हुई दिख रही है। पिछले जून 2023 में जहाँ 70% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास थी, वहीं जून 2024 में 66% की हिस्सेदारी है। यहाँ पर देखिए, अगर प्रमोटर्स यहाँ पर 4% की हिस्सेदारी कम कर रहे हैं तो ये पता नहीं पब्लिक को क्या होती है कि पब्लिक इसमें एंट्री कर जाता है जब प्रमोटर्स खुद अपना माल बेच रहे हैं। और वहीं आप देखिएगा प्रमोटर्स ने माल यहाँ पर बेचा। अब पब्लिक की बात करेंगे, देखिए 24.85% की हिस्सेदारी थी और जून 2024 में 25.45% की हिस्सेदारी हो गई। यहाँ पर 1% की हिस्सेदारी पब्लिक ने बढ़ा ली है। तो प्रमोटर्स को जब खुद अपने कंपनी पे बिलीव नहीं है, प्रमोटर्स खुद अपना माल यहाँ पर बेच रहे हैं, मगर पब्लिक आम रिटेलर्स क्या होता है यहाँ पर एंट्री कर जाते हैं। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस भी कंटिन्यू यहाँ पर घटाती हुई नजर आई है। हम लोग अगर डीआईएस की बात करें, डीआईएस ने यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टेक्स बढ़ाया है। अगर हम लोग डिविडेंड की चर्चा करें तो 20 सितंबर 2024 को ₹1.10 के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया था। 22 सितंबर 2023 की बात करें तो वहाँ पर भी ₹1.10 के डिविडेंड अनाउंस किया था। 26 अगस्त 2022 की बात करें तो वहाँ ₹5 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया था। 1 सितंबर 2021 की बात करें तो ₹4 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया था। अगर हम लोग बोनस की बात करें तो किसी भी तरह का बोनस इसके अंदर नहीं दिया गया। अगर हम लोग स्प्लिट की बात करें तो 17 अक्टूबर 2022 को ₹10 के फेस वैल्यू से ये स्प्लिट होकर ₹2 के फेस वैल्यू में अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हम लोग चार्ट पर आ गए। आपको चार्ट साइड क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैंने इसे जूम इन किया। ये जो आप हाई देख रहे हैं लगभग ₹1300 का हाई इसने साल 2021 में बनाया था, ठीक है। आज से 3 साल पहले की बात है। उसके बाद लगातार गिरावट इसमें देखने को मिली है। वहाँ पर इसके बाद इसने 600 के पास संभलने की कोशिश की, वापस से पुल बैक किया, फिर वापस से गिरावट हमें देखने को मिली। अगर हम लोग अभी करंट सिनारियो में आ जाए, यानी कि अभी जो प्राइस चल रहा है जहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, तो देखिए इसके लिए जो इंपॉर्टेंस लेवल था वो 400 का लेवल था। तो इसने 400 को लेवल्स को यहाँ पर तोड़ दिया है। तो अगर आप बने हुए हैं अभी भी तो आप सोच समझ के बने रहिए, क्योंकि कितनी गिरेगी ये कहना मुश्किल है। क्योंकि जो इसका 400 का लेवल था जहाँ से बायर्स वापस से इसमें बुलिश हो रहे थे, उसने इस लेवल्स को तोड़ दिया है भाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ से वापस से बायर्स इसमें एक्टिव हुए, फिर गिरा, फिर यहाँ पर 400 के आसपास यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए, फिर अपसाइड गया, फिर गिरा, फिर वहाँ से बायर्स अब पुल करके ऊपर लेके गए, फिर गिरा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स भी अब कमज़ोर पड़ गए हैं। तो वापस से इसमें सेलिंग देखने को मिली। तो इसने 400 को जो इसके लिए क्रूशियल लेवल था उसे इसने ब्रेक डाउन दे दिया। अभी हम लोग बात करें अप साइड के लिए तो ये जो 400 का लेवल है अब हमारा रेजिस्टेंस बन गया है। रेजिस्टेंस का लेवल इन द सेंस बोले तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो गए। जैसे ये 400 के ऊपर जाएगा वापस से सेलर से पुश करके नीचे की तरफ ढकेलने की कोशिश करेंगे। तो 400 के लेवल्स के ऊपर निकालता है तभी आप यहाँ पर एक्यूमुलेट करने के लिए सोचिएगा। अगर आप इस स्टॉक्स में बने हुए हैं तो अदरवाइज अभी एक्यूमुलेट नहीं करिएगा। आप सोच रहे हैं कि नीचे चला गया मैं एक्यूमुलेट कर लूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी गलती नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ से हो सकता है और आपको करेक्शन दिखा दे, यू नेवर नो, या हो सकता है ये ऊपर भी आ सकता है। बट कहीं ना कहीं 400 के ऊपर निकलता है, नीचे स्ट्रेंथ मिलता है, 400 के लेवल्स पे बायर की स्ट्रेंथ मिलेगी, तभी आपको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करना है, एवरेज आउट करने की कोशिश करना है। फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल भी आपको नहीं बनाना है। फ्रेश एंट्री सिंपली आप अवॉइड करिए। 400 के ऊपर सस्टेंस करता है तब आप फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। और लॉन्ग टर्म का व्यू के लिए आप सोच समझ के काम
करे, क्योंकि आपने देखा लगातार ये नेगेटिव रिटर्न देता हुआ पिछले 2 सालों से देख चुके हैं आपने 47% का नेगेटिव रिटर्न। यानी कि अगर आपने 100 रुपया लगाया होगा 2 साल पहले, अगर हम लोग बात करें, अगर 100 रुपया भी आपने लगाया होगा 2 साल पहले, तो आपका 47 रुपया जो है ये डूब गया है, ये डंप हो चुका है। यानी कि आप सिंपल समझ लो कि आपका आधा पैसा क्लियरली डूब चुका है इसके अंदर। अगर आपने 1 लाख लगाया होता इसके अंदर तो अभी इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 50,000 बची होती। अगर आपने 10 लाख लगाया होता तो इसके अंदर अभी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 5 लाख की बच रही होती। तो इस तरह का डंप इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो आप इसमें सोच समझ के काम करें, लॉन्ग टर्म का व्यू आप इसके अंदर फिलहाल के लिए निकाल देगा। आप फ्रेश एंट्री लेना भी चाहते हैं तो 400 के ऊपर रख लीजिए और छोटे टारगेट के साथ जाइए। लॉन्ग टर्म का टारगेट के अंदर नहीं रखिए आप। 425 एक पहला टारगेट हो सकता है आपके लिए, जब ये 400 के ऊपर सस्टेंस करने में कामयाब रहता है। आप जिसे देखो 2 दिन से बाजार में तेजी देखने को मिल रही है, उसके बावजूद भी इसके अंदर तेजी हमें देखने को नहीं मिल रही है, गिरावट की तरफ मूव कर रहा है। और जो मेन प्लेयर है हमारे DIs या FIs, जब तक ये लोग इनरोल नहीं होंगे तब तक इस स्टॉक्स में हमें तेजी देखने को नहीं मिलेगी। हम लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि रिटेलर्स अगर बाय कर लेंगे तो ये स्टॉक्स हमारा ऊपर मूव कर जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेन प्लेयर्स तो हमारे DIs और FIs हैं, तो इन लोगों का भी एक्टिव होना ज़रूरी है। अगर हम लोग DIs की बात करें, अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें तो उसी एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग टॉप 4 म्यूचुअल फंड्स की बात करें जो इसमें हैवीली इन्वेस्टेड है, पहला नंबर पे है हमारा DSP स्मॉल कैप फंड, जिसकी जो वेटेज है 0.59% की वेटेज है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप की बात करें तो इसकी वेटेज सिर्फ और सिर्फ 0.12% है और कोई भी इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। अगर ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट की हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए वेटेज कुछ भी नहीं है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 0.003% की हिस्सेदारी है। और बंधन की बात करें, बंधन निफ्टी टोटल मार्केट कैप, तो इसकी देखिए 0.001%। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई इंटरेस्टेड है या सबसे ज़्यादा इसकी हेवनली इन्वेस्टेड है इसके अंदर तो वो है DSP स्मॉल, सिर्फ और सिर्फ 0.59% का वेटेज है इसके अंदर। तो आप समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी इसके अंदर कितनी कम है। जब तक म्यूचुअल फंड इसमें इनरोल नहीं होंगे, टोटल हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ और सिर्फ 4% की हिस्सेदारी है। आप समझ सकते हो कितनी कम इस हिस्सेदारी है। इसलिए आप ऐसे स्टॉक्स को सिंपली थोड़ा अवॉइड करके चलिए। आप फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। चलते चलते मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार है प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।